हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में पूरी तरह से लॉकडाउन को और एक्सटेंडेड 3 मई तक कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होना चाहिए कि हमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम पूरी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहे हैं। आपको वीडियो कंटिन्यू अपलोड हो रही है, तो आप वीडियो को जाके चेक करें। और आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके जो बेसिकली आर्ट्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए पॉल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश की वीडियो भी अपलोडेड है, ठीक है। तो आप उसको भी जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो हम शुरू करते, जैसा कि हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था, उसके 2nd पार्ट था और 2nd पार्ट की फर्स्ट वीडियो पहले हो चुकी है। तो आज हमारी जो 2nd पार्ट है उसकी बेसिकली 2nd वीडियो है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, हरित क्रांति के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव समझाइए। देखो गाइस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली आपका 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे आते हैं पेपर में। तो जैसा कि अभी आपका पेपर होगा फर्स्ट टर्म का, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। तो हरित क्रांति के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, पहले हम जो देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा है हरित क्रांति से, ठीक है। इसके बारे में हमने सारी डिटेल पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 1960 के मध्य तथा 1970 के, या आप सिंपल सा 60 भी कह सकते हो, 1900 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 60 के मध्य से 70 के मध्य तक भारत के संपूर्ण हिस्सों में तीव्र गति से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, जैसे गेहूं और चावल। ये हमारे सकारात्मक प्रभाव थे, ठीक है। और हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान से वर्तमान में कृषि उत्पादकता में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो भारतीय कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है, ठीक है। और तीसरा जो था सकारात्मक प्रभाव, उत्पादन में प्राप्त वृद्धि से किसानों को अधिक लाभान्वित बना दिया है, जिससे कि किसानों को निर्वाह खेती के बजाय व्यापारिक कृषि की ओर खिसकने के लिए प्रेरित करती है। मतलब अब किसान क्या हुआ, उन्हें जब प्रॉफिट मिलने लगा तो वो अपने स्वयं के लिए खेती करने के स्थान पर वो बाजार के लिए भी खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब वो एक तरह से प्रोत्साहित हुए। और फसल उत्पादन में वृद्धि इतनी प्राप्त हो चुकी है कि भारत ने अब खाद्यान्न फसलों का बफर स्टॉक रखना शुरू कर दिए। ये सारे हमारे सकारात्मक, मतलब पहले जो हमारे यहाँ पर अकाल जैसी चीज़ें पड़ जाती थी, अकाल जैसी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब सरकार के पास इतना ज़्यादा स्टॉक होता है कि अब ये सारी दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं आती। सरकार इन दिक्कतों को बड़ी आसानी से सुलझा देती है, ठीक है। तो ये हमारे सकारात्मक थे। अब हमारे आते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। हरित क्रांति केवल कुछ ही फसलों तक ही सीमित रही, जैसे कि गेहूं, चावल तथा अन्य फसलों में जैसे कपास, जूट, चना आदि में कोई बदलाव नहीं है। मतलब कि जो हरित क्रांति थी वो बेसिकली गेहूं और चावल तक ही लिमिटेड थी, लेकिन इसके अलावा जो थी जूट, चना आदि के, इनमें कोई वृद्धि नहीं होती। तो ये उसकी क्या है, कमी है, ठीक है। और 1970 के मध्य से 1980 के मध्य तक हरित क्रांति का प्रभाव भारत के कुछ ही राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु आदि तक सीमित है। भारत के 28 राज्यों में से केवल 3-4 राज्यों तक ही इस क्रांति का प्रभाव देखा गया। तो ये कहीं ना कहीं इसकी क्या थी, एक कमी थी। छोटे व सीमांत किसान हरित क्रांति के लाभों से वंचित रहे, क्योंकि अधिक उपज देने वाली तकनीक के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती थी, जो सीमांत किसानों के पहुंच से बाहर थी। मतलब कि जैसे कि अगर आपको अधिक उपज देने वाले बीजों का यूज़ करना है, तो आपको वहाँ पर बेसिकली हमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो वो जो पैसे की जब ज़्यादा चाहिए होता था, तो वहाँ पर बेसिकली वो जो छोटे मोटे किसान उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो वो कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। हरित क्रांति के कारण पिछले कुछ समय से धनी तथा निर्धन लोगों के बीच की खाई व्यापक निर्धनता को दर्शा रही है। सिंपल सा कि जो हरित क्रांति हुई थी उससे फ़ायदा किसको, जो एक समाज का जो अमीर वर्ग था, मतलब कि जो धनी लोग थे उनको फ़ायदा हुआ। और तो इनके बीच में कहीं ना कहीं निर्धनता या फिर इनके बीच में जो संबंध थे बिगड़ चुके हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव थे। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली 4 नंबर का जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, क्या भारत में एक और अन्य हरित क्रांति की आवश्यकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको लिखना होगा, क्या भारत में एक और अन्य हरित क्रांति की आवश्यकता है, ठीक है। इसका स्पष्ट उत्तर हाँ। इसमें कोई शंका नहीं है कि 1960 के दशक में जो हरित क्रांति के लाभ प्राप्त हुए, लेकिन यह लाभ सभी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहे। अतः निम्नलिखित अवलोकन भारतीय कृषि में एक अन्य हरित क्रांति की आवश्यकता को दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो भारत में एक और हरित क्रांति होनी चाहिए,
ठीक है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी वो उसका प्रभाव संपूर्ण देश में नहीं पड़ा था, कुछ हिस्सों में, कुछ फसलों में देखा गया था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है उसको एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है। अब आवश्यकता क्यों? क्योंकि अवलोकन उस आवश्यकता को दर्शाएंगे। हमारे देश का उत्पादन स्तर अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। जैसा कि अगर हम बात करें आज के समय में जो भारत में उत्पादन हो रहा है वो काफ़ी देश, मतलब बहुत से ऐसा जो बिल्कुल मतलब एक बहुत ही जो विकसित देश है, उन्नत देश है, उनकी तुलना में बहुत ही कम है। वर्तमान समय में भारत के अधिकांश किसान निरंतर मौसम से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये देखो बिल्कुल रियलिटी दर्शाई जा रही है यहाँ पर कि वर्तमान समय में भी जो भारत के अधिकांश जो किसान है वो निरंतर मौसम से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त किसानों को बाजार की अनिश्चितताएं जैसे साहूकार, महाजन, जमींदार आदि का भी सामना करना पड़ रहा है। ये सारी क्या है? ये सारी वो अवलोकन है जो आपको एक हरित क्रांति की आवश्यकता को दर्शाती है। और लास्ट आपका है, भारत को अनिश्चित खाद्यान्न फसलों के स्टॉक का भी सामना करना पड़ता है। अतः उपयुक्त अवलोकन से ज्ञात होता है कि भारत को एक और अन्य हरित क्रांति की आवश्यकता है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई होप कि आप अपना फीडबैक यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट के सेक्शन में देते रहे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि आपकी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे।